नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज एक बार फिर आया हूं आपके सवालों के जवाब के साथ। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है सातेज पाटिल ने। सातेज का सवाल एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर है। वो जानना चाहते हैं कि क्या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है या नहीं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही पुराना फंड है। 1995 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और स्कीम ने सिंस इंसेप्शन 18% से अधिक का CAGR डिलीवर किया है। हालांकि बीच में स्कीम की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज भी रही है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है इस कैटेगरी में। तो मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप इस स्कीम में बने रह सकते हैं, लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में यह अकेली स्कीम है तो फिर मेरी सलाह यह होगी कि आप थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सचिन ने। सचिन जानना चाहते हैं कि कैनरा बैंक 666 डेज एफडी और अदर स्पेशल एफडी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं बैंक के द्वारा, और इन पर जो इंटरेस्ट मिलता है क्या वो सिंपल इंटरेस्ट होता है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है। सचिन, किसी भी बैंक की जो एफडी होती है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक क्यूमुलेटिव और दूसरा इंटरेस्ट पे आउट। तो यदि आप जो इंटरेस्ट मिलता है उसे ले लेते हैं अपने अकाउंट में तो ऑब्वियसली आपका जो प्रिंसिपल है वही बचा रहेगा। लेकिन यदि आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो जो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है उस पर सेम रेट से इंटरेस्ट मिलता है जिस रेट से आपने एफडी बुक की थी। तो इसका मतलब आपको यहां पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का यही मतलब होता है कि प्रिंसिपल और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेम रेट से ग्रो कर रहा हो। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है AK जायसवाल जी ने। जायसवाल जी का कहना है कि वो रिटायर्ड पर्सन है और उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसका 50% बैलेंस एडवांटेज फंड्स में है, और वो भी ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। और साथ ही उनका कहना है कि वो स्लोली अपनी दूसरी स्कीम से अपने पैसों को बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि क्या ये सही स्ट्रेटजी है, और साथ ही कुछ और नाम पर मेरे सजेशंस मांग रहे हैं। जायसवाल जी, ये बिल्कुल सही है कि यदि आप ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और डेट के बीच में जो एलोकेशन तय करना होता है वो फंड मैनेजर्स अपनी रिसर्च के आधार पर करते हैं। तो आप ग्रेजुअली अपने दूसरे फंड से बैलेंस एडवांटेज फंड्स में स्विच कर सकते हैं। हालांकि आपके पास पहले से 2 फंड्स हैं तो आपको बहुत सारे फंड्स ऐड नहीं करने चाहिए। फिर भी मैं अपने चॉइस के 2 और फंड्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं, और वो हैं निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूं ये पूछा है आकाश त्रिपाठी जी ने कानपुर से। आकाश जी का सवाल यह है कि उनके पास 1 लाख रुपए हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या एक लमसम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए अभी, या फिर कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए ताकि मार्केट में कुछ गिरावट आए, करेक्शन आए, तब वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है। आकाश जी, मार्केट को टाइम करना मुश्किल होता है, तो सलाह ये रहेगी कि आप इन 1 लाख रुपए को STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश करें। यानी कि आपने यदि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव किया हुआ है जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसी फंड हाउस के एक लिक्विड फंड में या फिर ओवरनाइट फंड में इस पैसों को इन्वेस्ट कर दें और वहां से STP इनिशिएट कर दें। तो आप डेली STP या वीकली STP कर सकते हैं, और इस तरह से इन 1 लाख रुपए को उस कम जोखिम वाली, कम रिस्क वाली म्यूचुअल फंड स्कीम से इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर करें। ये पूरे प्रोसेस को आप 2-2.5 महीने में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो STP का ड्यूरेशन आप रखेंगे वो ऐसे तय करें कि 2 से 2.5 महीने में पूरा पैसा आपका डेट फंड से इक्विटी फंड में स्विच हो जाए। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर महेंद्र कुमार जी ने। उन्होंने लिखा है कि उन्हें ऐसा कुछ मैसेज मिला है कि फेल्ड टू प्लेस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स रिडीम करना चाहते हैं और
या आपने उसके लिए रिक्वेस्ट प्लेस की थी लेकिन इस तरह का मैसेज आया, तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप उस म्यूचुअल फंड हाउस की जो भी हेल्पलाइन है वहाँ पर फ़ोन करें या फिर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में फ़ोन करें और पहले पता करें कि ये क्यों फेल हुआ है, ताकि आपको मालूम चल जाए और आप दूसरी बार रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये बात पता नहीं होगी कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो क्यों रिजेक्ट हुई, क्यों फेल हुई, तो हो सकता है कि फिर से आप रिक्वेस्ट प्लेस करें और फिर से वो रिजेक्ट हो जाए। तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि आप इन्वेस्टर सर्विस सेंटर को फ़ोन करके या आप वहाँ पर विजिट करके ये पता कर लें कि आपकी रिक्वेस्ट क्यों फेल हुई थी। यदि आपने फिजिकल रिक्वेस्ट प्लेस की थी तो हो सकता है कि सिग्नेचर मिसमैच की वजह से फेल हुई हो या फिर किसी और टेक्निकल कारण से ये रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हुई होगी। तो जैसा मैंने कहा कि पहले आप पता करें कि रिजेक्ट हुई क्यों है और फिर उसमें सुधार करके उस को ठीक करके और फिर से रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो आज मैंने शेयर की आप लोगों के साथ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।